चलिए क्या मैं ऐसे नहीं इनको मत मेरा नहीं है। चलो बेटा चौथा क्वेश्चन देखिए। उसमें चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि घरों की वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य, यही ना हो 2022 का जी 2022 में सेट करवा रहा है ना, पीछे आओ। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं ना। लो क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। दो प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा। एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना बेटा, सुनो कि अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखना। कभी भी जब कंटिन्यूटी तुम्हारी लाइफ से हट जाएगी तो समझ लो कि तुम्हारे पढ़ने का स्रोत भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब वहां की कंटिन्यूटी जब खत्म हो जाती है तो अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए बड़ा समय लेना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि एक दिन अगर नहीं जाते हो कहीं कोचिंग स्कूल या फिर जो भी चीज है इंस्टीट्यूट के लिए, तो दूसरे दिन आपको बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए। जाएं न जाएं, 1000 प्रकार के आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि देखो एक बेस बना रहेगा लास्ट तक, लास्ट स्टेज तक उस पे आप डटे रहिए। ये मत कहिए नहीं ना ठीक है बात ना। कंटिन्यूटी बहुत, और दूसरी चीज की पेशेंस, धैर्य, धैर्यता इंसान को बहुत आगे लेके जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो घबराया नहीं जाए किसी चीज के लिए, जैसे जैसे करवाया जा रहा है आपको खुद रिजल्ट, आप खुद निकालेंगे रिजल्ट उस चीज के लिए। आप डायरेक्टली सोचते हैं कि रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट खोजना नहीं पड़ता है, मेहनत करिए अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। उपेक्षा मत कीजिए किसी चीज का। क्वेश्चन में बोला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से क्या समझना है कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है विद्युत धारा के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई करंट, ये तार है, हेलो, तार में धारा जो है कई तरीका से, हाँ, इधर से इधर की तरफ जा रही है। बात ध्यान समझिए, कैसे पता चलेगा कि इधर से इधर जा रही है। तो हम कह रहे हैं कि एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल को हम एक प्लस से और दूसरे किससे जोड़ दें, तो प्लस से, प्लस की तरफ से धारा बहती है, प्रवाहित होती है हमारी, और माइनस की तरफ से इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह होता है। तो कह रहा है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र इसमें आपको देखना है, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव पूछ रहा है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव आप नॉर्मल से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है कि धारा के प्रवाह से चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जिसकी वजह से अनेक प्रकार के हमें क्या वहाँ पे वार्तालाप हम उससे कर सकते हैं। जैसे देखो धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपको देखना है, तो कहाँ से कहाँ तक, किधर से किधर, किस दिशा में, अनेक प्रकार की जानकारी इसमें ले सकते हो। अंगूठे को कर दो किधर की तरफ, धारा की दिशा की तरफ, और ये आपका जो है हाथ, आप इसको ऐसे पकड़ोगे ना जी, तो क्या कर रहे हो कि बाहर से किधर की तरफ ले जा रहे हो, अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा जो होगी वो किधर से हो जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ। तो इसमें तो आपको मैंने जानकारी ये दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का छोटा छोटा जवाब होगा, बस इस क्वेश्चन का छोटा जवाब यही होगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। प्रभाव से क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमें किस बल का अनुभव होता है, या तो आकर्षण बल का या तो प्रतिकर्षण बल का। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट उसमें क्या दिया आगे, एक तांबे
सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम ये लिखना है कि बस नॉर्मल से लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसी में, कि बाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम लगाते हैं, जिसको बामा हस्त अंगूठा नियम कहा जाता है, इसको अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड थम्स लॉ कहा जाता है उसको ना, या थम्स लॉ ऑफ राइट हैंड इसको कहा जाएगा। उसका यूज करके आप क्या करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, क्योंकि अंगूठा वही लगाओगे धारा की दिशा की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र अपने आप निकाल लोगे, तो उससे कंफर्म होता है। जैसे मान लो कि हम पूरा ऐसे करते हैं, अगर यहाँ पे निकालना है इस दिशा में, धारा की दिशा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ है, इसमें अगर आपको निकालना है तो अंगूठा किधर लगाओगे, ऐसे करोगे आप, तो इसको ऐसे पकड़ोगे तार को ना, तो पकड़ोगे तो क्या कर रहे हो आप, क्या करो कुछ इस प्रकार से इसको आप पकड़ रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, किधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। और यहाँ क्या था, बाहर से अंदर की तरफ था कि नहीं था? तो इस हिसाब से हम अंगूठे का नियम लगा सकते हैं। बस यही आपको लिखना है लास्ट वाले में स्टेज में, कि क्या करते हैं कि इस बाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करके हम किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रयोग करते हैं, जहां हमारा अंगूठा किस डायरेक्शन में होता है, जो हमारा थंब होता है वो धारा के दिशा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होता है। क्लियर हो गई बात ना? और उसमें एक तो छोटा सा दिया है उससे बीच में, कि यदि संयोजन के दोनों सिरों पर सॉरी फॉर दैट लिखा है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो थोड़ा सा आपको लाइन लिखना है। जैसे क्या होता है ना कि पंखा देखे होंगे आप, पंखा में आप देखते हो कि कॉपर का तार ऐसे लपेटा जाता है ऐसे ना, तो जब लपेटते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं कि जब बन जाता है तारों का फेरा, तो उन फेरों को हम कुंडली नाम देते हैं। तो कह रहा है कि जितना हम तारों का फेरा लपेटेंगे उतना ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही उसका क्या, वही बोला किन किन बातों पर निर्भर करता है, बस एक बात पे ज्यादा निर्भर करेगा कि वो क्या करेगा, जितने तारों का फेरा अधिक होगा, जितना संख्या होगा उस तारों का फेरों पर, वही क्या कहलाती है, जितनी अधिक कुंडली बनेगी हमारी, क्या होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चारों तरफ उत्पन्न होगा। और कुछ नहीं था इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र, पहला क्वेश्चन का जवाब बस यही आपका होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पूछा, चुंबक का प्रभाव पूछा है ना, तो आप बस इफेक्ट ऑफ क्या पूछा है, मैग्नेटिक, तो बोलेगा कि उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। धारा की, जब धारा उसमें प्रवाहित, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे का आंसर ये लिखना है कि अगर हम कितना हो कुंडली में, जैसे कुंडली कोई बनाए उसमें तारों का फेरा अगर लटकाएंगे तो उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट आपका यही पूछा है कि बामा हस्त अंगूठे का नियम आपको लिखना है, अंगूठे का नियम लिखना है, ठीक है ना, समझ में? राइट हैंड थम्स लॉ आपको लिखना है। बस आपको जानकारी यही देनी है, थम्स लॉ में यही होता है कि इस नियम के अनुसार जो हमारा अंगूठा होता है दाएं हाथ का, वो धारा की दिशा की तरफ होती है, और जो हमारी उंगलियां होती है वो चुंबकीय, चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, शो कराती है। बात क्लियर हो गई ना? ये क्वेश्चन का जवाब यही था आपका, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तुमको लग रहा है कि आई थिंक अच्छा है, क्या बोला है, विद्युत क्या दिया, मोटर दिया ना बेटा, क्या सिद्धांत है, इसको क्या बोला है, रचना का सिद्धांत। ये जब सेकेंड सेट मरवाऊंगा, सुनो इसको अभी छोड़ दो, जब सेकेंड सेट हम करवाएंगे इसके बाद, तो उसमें आपको दो चीज पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखोगे ना हर सेट में आपको दो चीज मिल जाएगा, या तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, या इलेक्टर क्या, रेफ्रिजरेटर, जिसको जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र। ये दो कॉमन 100%, 5 नंबर, कितना नंबर का होता है जी, 7 नंबर का है ना। समझ लो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप हाई स्कूल में जाइएगा ना इनके बच्चे, तो आपको जब हम पढ़ाएंगे तो ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर का है ये 100% आता है। तो क्या होता है, सेकेंड वाला यूनिट जब हम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पूरा ग्राफ बना के आपको समझाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे अभी के लिए, अभी आप थोड़ा सा ढल जाइए, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन आप एक और चीज याद रखना कि पूरा तुम्हारा साइंस की किताब चल रही है यहाँ पे, मेरी बात, पूरी साइंस की बुक चल रही है आपका, एक चैप्टर नहीं चल रहा है। जैसे मैं तो वाले सर बोल रहे थे ना कि हम मॉडल पेपर बना के फर्स्ट सेकंड चैप्टर का करवाएंगे, फिर थर्ड फोर्थ का, तो मेरा क्या है कि पूरा मिक्स चल रहा है एकदम, आगे क्या पीछे। लेकिन हाँ, ये हम जरूर बताते चलेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा किस चैप्टर से आपसे रिलेटेड रहे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन किया है वो किससे है, विद्युत से ना, सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से है ना, सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से आपका रिलेशन रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
आ जाओ किस पे, रसायन विज्ञान दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से। पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। हेलो देखो, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होगा? पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ पीएच। ऐसे लिखा था कि नीचे, सही है? एक और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यही पहले बताओ। हाँ सर, ऐसा ही लिखवा। तो बोल रहा है कि पीएच का अर्थ क्या था? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन अब बोल रहा है कि किसको प्रदर्शित करता है? तो बोल रहा है कोई अगर आपके पास लिक्विड विलियन है ना, तो अम्ल मतलब क्या? खट्टा, क्षार मतलब कि कड़वा। अगर उस पानी को जब टेस्ट करोगे तो कड़वाहट रहेगा तो क्षार में, बेस में जाता है। और अगर तुमको खट्टा लगेगा तो अम्ल मतलब कि एसिड की तरफ, वो एसिड की तरफ वो आपको क्या करेगा? स्वाद देगा आपको। वहां पे हम कह सकते हैं कि एसिड की तरह लग रहा है। तो कह रहा है कि तब जल का, शुद्ध जल का जो प्यूरिफाइड होता है, तो प्यूरिफाइड वाला ना कड़वा लगता है ना खट्टा लगता है। कैसा लगता है? एकदम नॉर्मल। तो जब नॉर्मल होता है तो जो पावर ऑफ हाइड्रोजन की नॉर्मल स्थिति, नॉर्मल स्टेज जो होता है उसका, उसकी वैल्यू कितनी होती है? जब क्षार होगा, बेस होगा, कड़वाहट लगेगी, अधिक कड़वाहट तो बहुत दूर तक जाएगा। नॉर्मल कड़वाहट है मतलब कि बेस क्षारकता उसमें कम है, क्षारकता कम है, तो 8, 9, 10, 11। अगर सबसे हाई है, एकदम कहेंगे कि एकदम प्योर क्षार है, प्योर बेस है ये, तो कह सकते हैं उसकी वैल्यू या तो 12 हो सकती है, 12 हो सकती है, या तो 13। हाई स्कूल में पढ़े ना आप लोग? 14 तक, 14 तक, 14 हो जाएगा। लो खुश हो जाए। नहीं अब नहीं। अगर एसिड की तरफ आता है, अगर वो उसका स्वाद, तुम्हारे पानी का स्वाद अगर खट्टा होता, तुम्हारे पास ऐसा कोई लिक्विड है उसके अंदर खट्टापन है, जैसे नींबू हो गया तुम्हारा, नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, वो क्या हो जाएगा? एसिड टाइप का होगा, जो उसकी वैल्यू किधर की तरफ? 7 से अधिक नहीं, 7 भी नहीं, किधर होगा? या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 4, या तो 3, या तो 2, या तो 1। अब प्योर एसिड कहाँ पाया जाता है जी? 1 या 2 में। बात समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? तो कहता है कि शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल ना तो खट्टा होता है, ना ही मीठा, ना ही कड़वा होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर होगी बेटा ये बात? दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा तुम्हारा क्या मल्टीपल क्वेश्चन बोला है? क्या अम्ल में हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है? देखो हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इससे तुम्हारा लॉन्ग भी बनेगा ना जी? है जी? इससे लॉन्ग भी क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। बोल रहा है कि कौन सा धातु, धातु मतलब क्या होता है? मेटल। कौन सा इसमें मेटल? ऑप्शन दिया है, चार्ट हो, चार्ट ऑप्शन कौन सा पहले देख लिया जाए। कौन कौन सा है जी? जेडन है, जिंक है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद पारा। बोल रहा है कि इन चारों धातु, चारों का चारों मेटल है, चारों का चारों क्या है? मेटल है। बोल रहा है कि इन चारों मेटल में किसके पास ऐसी क्षमता है जो कि एसिड वाले यौगिकों में से हाइड्रोजन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। तो हाइड्रोजन बना लो, क्या बना, तुमको क्या बनाना है? एसिड बनाना ना, पहले बना लो HNO3। एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है, एसिड का मतलब होता है बेटा जब इसको तोड़ोगे ना तो H+ आयन देता है। क्या देगा? H+ आयन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन देता है वो क्या हो जाएगा? एसिड। लेकिन एक और उसमें बात याद रखनी है कि H+ मतलब कि उसके प्लस चार्ज है ना, कोई ऐसा और ना उसमें से टूट जाए कि जो कि उसके ऊपर प्लस चार्ज हो। अगर उसके ऊपर H के ऊपर प्लस, एक और दूसरा कंपाउंड जिसके ऊपर और उसके ऊपर भी प्लस, तो कंपाउंड एसिड नहीं होगा। बस क्या टूटना चाहिए? H+ में ही टूटना चाहिए, बाकी को माइनस में टूट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो H+ यही देने वाले हैं। जैसे कि इसको जब तोड़ोगे तो NO3 देखो H+ और NO3 माइनस आयन, H+ और Cl माइनस आयन। तो कह रहा है कि इनमें से किसके पास इतनी क्षमता है कि जो कि इस एसिड वाले कंपाउंड में से, धातु में से क्या करे? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाए। होल दिस एनी मेटल, तो कहोगे वो क्या है? यही एक ऐसा है इसके पास क्षमता है कि जब HCl से
सुनो ध्यान से बेटा, HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ZnCl बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बनाता है, और उसके बाद क्या बना लेगा, किसको बाहर निकाल देगा, H+ आयन, मतलब कि H2 हाइड्रोजन के रूप में क्या हो जाता है बाहर। इनको रिप्लेस कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, और उनको क्या कर दिया, अपने विस्थापित हो गया, उनको प्रतिस्थापित कर दिया। बात क्लियर हो गई ना, तो Zn होगा ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर। नेक्स्ट, शुभम कंफ्यूजिंग बका, पूरा कंफ्यूजन शुभम सोच रहे हैं कितना अच्छा तो हम लोग पढ़े होते शुरुए में, तब तो हम एक दिन बोर्ड की एग्जाम एक महीने तो हम तो पसर पैरवा फैला के सोते हैं कि काम 8 सब दिन में मुंह आता है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपका, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। हाँ, Ag भी हो सकता है, Ag। सिल्वर क्लोराइड होगा जब Zn ना रही तब ना, Zn ना रही तब ना आए तो क्या दिक्कत। आए, आप बड़े कि आपके वो बड़े, अच्छा समझ गए। समझ गए ना। तो जब वही रहेंगे तो आप क्या करेंगे वहां पे, जब वो नहीं रहते तब ना आप, इतना काफी हो तो लिखा नहीं सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रोपेन का सूत्र बताइए। अब प्रोपेन का सूत्र में ऑप्शन दे दिया, कौन कौन सा, उठाओ बेटा, ऑप्शन क्या क्या दिया बोलो। हेलो, CH4, उसके बाद C3H8, उसके बाद C4H10, उसके बाद C2H6। अब देखो बेटा, हेलो, अब तुम्हारे सामने एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद बताना, तुम खुद बताओगे, 9th वाले बताना। चल रहा है किसका, बता कौन रहा है, इससे बढ़िया कौन जाएगा, घंटा 10th बता रहा है। देखो बेटा, सी जो होती है ना, कार्बनों की एक श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है, जिसको सीरीज कहा जाता है। बात ध्यान सुनना, कहानी की तरफ सुनो चाहे जैसे सुनो, आज के लिए तुम्हारा यही है, एक थ्योरेटिकल सुनना है आपको, सॉल्व करना है, बताना। लग रहा है कि जैसे कि बोर्ड जाना है, तुरंत तुम लोग को एग्जाम कोई कंपटीशन का लेवल देना है, फटाक से तैयारी हो रही है बस, तो वही उस हिसाब से समझा भी रहे हैं तुमको। कार्बन सीरीज होता है, और जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती है वैसे उसका नाम क्या होता है, चेंज होता जाता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो इस सीरीज का नाम हम एक अलग से रखते हैं, जिसको कहते हैं एल्क। क्या कहते हैं, एल्क। बात ध्यान सुनना। और एल्कों का, तो एल्क का नाम हम जब रखेंगे तब जब कार्बनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या बेटा, कार्बन। मैंने बोला ना कि सीरीज बनाएगा, तो सीरीज बनाएंगे तो उसका अलग अलग नाम रखेगा, तो उनका सभी का नाम एक चीज में हम मौजूद कर देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, एल्क। उनको हम एल्क से पुकारेंगे, उन नामों को। जैसे आप सबका अलग अलग नाम है, गर्ल्स भी हो बॉयज भी हो, लेकिन हम क्या नाम दिया, मैंने एक स्टूडेंट का नाम दिया, बोलो, तो मैंने स्टूडेंट का कर दिया। अब अगर एक स्टूडेंट है, हेलो, एक स्टूडेंट है, अगर सिर्फ सी है, ओनली वन स्टूडेंट ना, अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नाम कुछ इसी की तरह रखाएगा, जिसको हम कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं, मेथ। मतलब ये मेथ हो गई। दो हुआ तो एक बॉय एक गर्ल आ गया तो मतलब कि C2 ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2। तो 2 होगा तो उसका नाम हम अलग से, इनका नाम रौना, इनका नाम भौना, तो नाम रौना भौना नहीं रखना है। हम कह सकते हैं कि क्या आ गए, 2 पर्सन आ गए ना, पर्सन का नाम रखोगे ना, कि 2 पर्सन हो गए, स्टूडेंट में भी 2 पर्सन है यहाँ पे, तो 2 पर्सन है, तो उसके लिए हम रखेंगे एथ। क्या कहेंगे, आरी बात समझ में। C3 है तो प्रो, अब C3 है तो 3 अगर बच्चे आ गए तो उसको हम रखेंगे क्या बेटा, प्रो। क्या कहेंगे, प्रो। 4 है तो ब्यूट। ध्यान सुनो बेटा, ब्यूट कहेंगे इसको। बात नहीं। C5 है तो अगर 5 बच्चे या 5 स्टूडेंट आ गए तो उनको हम क्या कहेंगे, कोडिंग भाषा, पेंट स्टूडेंट आ गए मेरे पास, पेंट पहन के। नेक्स्ट
6 तो हेक्स। हेक्स, इतना बहुत काफी है फिलहाल के लिए। 7 है तो हेप्ट हो जाएगा, 10 है तो डेक हो जाएगी। बस ध्यान सुनो, ये चीज हो गया क्लियर बेटा। अब इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक श्रृंखला में वैसे बैठाएंगे, क्या करेंगे श्रृंखला में? तो कहो कि कई हाथ अपन अपन पकड़ के बैठ जाओ ऐसे, कहते हो ना कि लाइन बनाओ ऐसे से करके, तो लाइन बनाता ना ऐसे से करके। तो हम कहेंगे कि अगर अकेले तो अकेले ही हाथ ऐसे करके बैठना है, लेकिन ये अकेले तो इसके पास 4 ठो हाथ गोड़ है, 2 हाथ 2 ठो पैर। एक हमसे बोले थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में बोला करिए सर, 2 हैंड 2 लेग। हो गया? देखो हो गया ना? कार्बन की वैलेंसी याद है, पढ़ा रहे थे तुम लोग को? 4 बॉन्ड है इसके पास, अकेले रही तो 4। अब देखो इसकी खासियत क्या है, अगर अकेले बैठिए तो 2 ठो किताब 2 गो पैर, मतलब साफ है कि वो 2 ठो किताब 2 ठो पैर। अगर वो अकेले स्टूडेंट है तो 4 नोट्स अपने पास रखेगा। कितने नोट्स? 4। तो 4 नोट्स रख लिया। 4 नोट्स में क्या रखेगा? तो हाइड्रोजनों को रखेगा। किसको रखेगा? हाइड्रोजन। आई बात समझ में? अब देखो 2 ठो है ना, तो 2 ठो है तो है तो अकेले काफी है यहाँ पे। तो जब ये रहेगा, जब सीरीज बनाएगा ना, तो ये को हथवा से पीछे पकड़ लेगा इनके, आइयो को अपन हथवा रख के क्या रखेंगे? जैसे इनका एक हाथ पीछे गया, अब पीछे वाला एक हाथ क्या आगे आया, तो इनका एक एक ठो बच गया ना हाथ। मतलब यहाँ पे कार्बन ये बैठे थे कि यहाँ बैठे थे, अपना हथवा वो पीछे कर देना, अपने को हथवा में बिठा देना, जोड़ देना लो। तो इनके पास कितना भी बचा? 1 हाथ 2 ठो पैर, 1 हाथ 2 ठो पैर। तो इनके पास कितना नोट्स बचेगा? 3 यवा 3 ठो यवा, तो 6 गो नोट्स, मतलब 6 हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा। सही में इतना बढ़िया पढ़ाए होते तो सोए होते तुम लोग, ऐसे बढ़िया नहीं पढ़ाते थे। उसके बाद 3 ठो होगा तो भाई क्या करेंगे कि अपना एक हाथ देंगे ना पीछे, एक हाथ पीछे देंगे तो ये बताओ कि 1 हाथ 2 पैर बचेगा। हाई का कहीं ना कहीं ढेर खुश हो गए, हथवा है कोई भाई से कर लेना, पिछुआ लोग के पकड़ लिए, इनके पास बस 2 पैर बचा ना। ये क्या किया कि बस एक ही हाथ से इसको टच किए हैं, तो 1 3 ठो, तो 3 ठो ये नोट्स लेके बैठे हैं। ये 2 ही नोट्स, जितना हाथ बचेगा, जितना खाली रहेगा उतना ही नोट्स लेके बैठेगा। ये कितना? 3 नोट। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे 4 ठो रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10 ठो लेके बैठेंगे सबके नहीं नोट्स। ये तो क्लियर होगी बात? बोलो। अब इसमें एक चीज देखते हैं बेटा, ये तो तुम जान गए ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? बीचवा में जो भाई एगो हाई मादू को, इसको बॉन्ड कहा जाता है। बंद हाथवा को क्या कहेंगे जो पकड़ के बैठे? बंद कहा जाएगा। जुट गए वो, जब जुट गए तो इसमें 2-3 कंडीशन होता है, ये भी 3 प्रकार के होंगे। ध्यान से देखो, हम 2 स्टूडेंटों को ले रहा हूँ साथ में, 2 स्टूडेंटों को। अगर सिर्फ अकेले हाथ से रखा हुआ है, अकेले हाथ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड नेम रखेंगे। यहाँ से देखो छूट गया है बॉन्ड नेम, सिंगल है, मतलब कार्बनों के बीच में सिर्फ सिंगल दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे? ए एंड ई। लास्ट में क्या लगा देंगे उसके साथ? सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए एंड ई। ये कई डंडा में काम चल जाए, ये कई हाथ पकड़ ले होते, कई डंडा में तो थोड़ी बजा है। बात ध्यान सुनो, तो एन से ही काम चला लेंगे हम। अगर तो सब सिंगल सबके पास है ना, तो एन से हम काम चला लेंगे। इनके नाम के आगे एन से ही काम चला लेंगे। अगर एक डंडा में काम हो गया ना, अगर इनके बीच 2 हो जाए, 2 बॉन्ड से हो जाए, मतलब ये कहना ये चाहता है कि ये एक हथवा से जो पकड़ा था ना पिछवा, वो को हथवा लगा इसे में पकड़ आगवा लगा जाएगा। बात सुनिए ध्यान से, तो जो 2 हाथ लगाए तो पीछे वाला 2 हाथ लगाएगा, तो 2 हाथ अगर ये लगा, चलो पीछे कर दिया, 2 हाथ आगे कर दिया, पीछे वाला 2 हाथ पीछे कर दिया, तो इसके पास 2 पैर बचा ना, तो एक तो पैरवा आगे जोड़ के पैरवा से कुछ खोले बा, एक तो क्या कर दिया, एक तो नीचे कर दिया। यहाँ भी तो सीरीज बनेगा ना, बिल्कुल सीरीज बनेगा। तो अगर 2 ठो है तो 2 को छुएले बन देंगे, 2 डंडा मारेंगे, 2 डंडा को हम नाम दे देंगे क्या? इन एन ई एन ई इन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? इन इन कहा जाता है। इसको एन कहेंगे, इसको इन कहेंगे, इसको एन कहेंगे, इसको इन कहेंगे।
अगर 3 गो मतलब कि हई का कहला कि एगो गोड़वा फेंकलो ना, तीनों हथवा, दो हथवा पिछवा, एगो अगवा ऐसे किया है, मतलब कि कुछ सिचुएशन इसका एक ऐसा बस एक हो गया है, 3 ठो पीछे कर दिया है ना। ये क्या किया कि यो 3 ठो आगे 1 ठो पीछे किया है, तो इन करके 3 डंडा लगाएंगे, तीनों डंडा में टूटेगा रहेगा 1 ठो, और 3 डंडे का नाम मैंने रख दिया, अगर ट्रिपल बॉन्ड है इनके बीच में, कहीं भी बीच में, तो वहां डबल, जैसे कि देखो सिंगल की तो बात ही नहीं किया जाएगा, जब अगर ये सब दिख जाए ना तो इन सिंगल की बात ही नहीं किया जाएगा। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कह सकते हैं क्या, वाई एंड ई, आइन, क्या कहेंगे, लगोगे चिल्लाने, आई 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 आई, दो में तो ई करोगे तो एन हो गया, 3 गो में आई आई करोगे तो आइन हो गया, बात समझो। और सिंगल बॉन्ड है तो ए करके छोड़ दे, एन हो जाएगा। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, हेलो, पूछा है क्वेश्चन में तुम्हारा कि तुम खुद जवाब दोगे। क्वेश्चन पूछा है कि प्रोपेन का सूत्र बताओ, तो प्रोपेन में प्रोपेन प्रूफ है, प्रूफ है, कितना कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, कहाँ दिख रहा है, C3 और सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या दिखा, एन लगेगा, तो कहाँ तुमको दिखाई, कितने कार्बन होने चाहिए वहाँ पे, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, हाई वाला है। प्रोपेन का सूत्र होगा ये, समझ में आ गया बात, कोनो दिक्कत, ठीक है ना, आगे बढ़े। तो इसका नाम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन सिर्फ अकेले, तो बताओ मेथ लगोगे, इसमें सिर्फ सिंगल ही दिख रहा है तो क्या लिखोगे इसके लिए, एन, तो इसका नाम क्या होगा तब, मेथेन हो जाएगा, इसका प्रोपेन था। अब देखो सुनो, हेलो, C4 है, H10 है, तो 4 कार्बनों की श्रृंखला के लिए क्या, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होगा बेटा, सबके सामने सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन। कैसे पता करेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, कैसे पता, हाउ टू पॉसिबल, तो हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 और 4, और इसके पास कितना पैर हाथ बाकी है, 3 ठो, इसका 2 ठो, इसका 2, इसका 3, तो कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हम कह सकते हैं हाँ, अब इसको कहेंगे ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है, बस सिंगल बॉन्ड है, बस। क्लियर हो गई बात। इसका नाम क्या रखो बेटा, C2H6 है, 2 कार्बन के लिए 8, और सिंगल बॉन्ड है, तो देखो ये वाला 6 हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो 2 बॉन्ड है, तो इसका 8, और सिंगल बॉन्ड एन, एथेन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो बहुविकल्पी तुम्हारा ये वाला हो गया, और ये है C4H10, उसके ऊपर क्या लिखे हैं, कहाँ बेटा, ये ब्यूटेन होगा, ब्यूट, देखो यहाँ से तुम खुद अब खोज लो, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो A ब्यूटेन हो जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, छोड़ो यार, C3H8 के ऊपर एक बात और याद रखना, जितना तुमको पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज जब सेट नंबर 2 मरवाएंगे तो पूछबो करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड होगा ना वो सब चीजें, समझ में आ रहा है ना। एक जन हमसे कह रहे थे कि अरे इतना धीरे धीरे आप पढ़ा रहे हैं, पूरा सेट में मरवा रहे थे आप, कहाँ इतना धीरे, अरे उससे क्या मतलब है, तुम्हारी बेसिक क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, तुम तो बैठोगे बोर्ड में तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए ना। अरे तुम क्या दोगे यार, कक्षा 9 के बच्चे हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम विज्ञान का देके चले आएंगे, बात बती आते हो तुम क्या करते दिलवाने, और अच्छा प्रिपेयर्ड होंगे ना सब बेटा, गारंटी कहते हैं, यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में कहेंगे। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों को आईयूपीएसी नाम लिखना है, हेलो आईयूपीएसी नाम लिखना है तुमको, तो पहला वाला कर जाओ, क्या कितने कार्बन है, 4 है, देखो क्या, देखो सुनो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या सुनो लो, कितने कार्बन, 4, क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब बताओ कि ये वाला मिल गया, हाई बाबा जी आए, तो C4H10 का नाम क्या लिखे हो अभी, हो गया पीछे ने, 4 कार्बन था ना, हेलो मैं बता रहा हूँ, 4 कार्बन था ना, तुम अभी तो बताओ कि सर 4 कार्बन और हाइड्रोजन अगर 10 हो तो 3 2 5 2 7 3 10, ये वाला अभी तो कुछ किया हो ना कुछ देर पहले, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखे हो, ब्यूट लिखे हो ना, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, हो गया काम खत्म। बोलो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड क्या है, CH3COOH। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको हम बताएंगे, एक नया चीज, नया कंडीशन अप्लाई हो गया यहाँ पे, हेलो
मजा आ रहा है? बस बेटा यही चाहिए। अब मजा देखो, ये चीज तभी समझ में आएगी मेरे कहने से नहीं। पहले तो आप जितने को समझ में आ रहा है हम ये कह सकते हैं टाइमली तुमने प्रेजेंटेशन दिया अपना यहाँ पे। दूसरी चीज तुम्हारी ये सबसे खास बात है कि रेगुलर तुम लोग हो। तीसरी सबसे खास बात है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातों को। बस बात खत्म। लॉजिक ही नहीं यहाँ पे कोई चीज नहीं। ध्यान से जो सुन रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो सुन रहा है उसको एकदम आसान है। देखो बेटा अब सुनो, इनके साथ जैसे कि अभी मैं तुमसे बोला कि ये दो चीज है, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। इसलिए हाइड्रोजन को हटा के किसी एक कंपाउंड को मैं जोड़ दूं तो कुछ इसमें से कंपाउंड जुटते हैं इनके साथ, ठीक है ना। और उन कंपाउंड मतलब समझ रहे हो ना, यौगिक। और उन यौगिकों को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप मतलब कि परमाणुओं का समूह। ग्रुप ऑफ एटम। और उस परमाणुओं का समूह जो मिलकर जब किसी, इसको देखो C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, तो इसका नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। इस कंपाउंडों का नाम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो कहता है कि जब हाइड्रोकार्बन के साथ कोई कंपाउंड जुड़ता है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। किसकी तरह? उनका नाम भी अलग अलग हम रखते हैं। जैसे एक रासायनिक नाम होता है ऑलरेडी उनका, जैसे कि मैं कह दूं COOH। क्या है? COOH। तो इसको बेटा हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? जब दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करता है, फाइंड द कंपाउंड ऑफ या मेड द कंपाउंड ऑफ C कार्बन परमाणु, C 2 ऑक्सीजन परमाणु एंड एक हाइड्रोजन अगर हो तो हम कहेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। एसिड है, अभी तो हम लोग के बारे में पढ़ रहे थे ना, एसिड बनाता है। अब कहेगा कि जब ये अगर इसके साथ जुटने के लिए तैयार हो तो इसका फंक्शनल ग्रुप में इसको हम रखेंगे और इसका नाम हो जाता है ओइक एसिड। क्या कहते हैं? ओइक एसिड। आइक एसिड कहा जाता है हिंदी में। सर ये जो बना है चारों, ये बेटा ये इसकी हम बात करें, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मत रुको अभी। अरे वहाँ हाँ यहाँ इसको क्या कहते हैं? ओइक एसिड कहते हैं। जैसे कि OH हो गया, जब कोई भी OH किसी कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो इसको हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल है वो। ये वाला टन टन करता है। तुम तो आए सर कर रहे हो जी। हाँ देखे होंगे आप लोग। तो OH अगर इसके साथ जुटेगा, हेलो, अगर यही हाइड्रोकार्बनों के साथ जुट जाए, जिसका भी तुम नामकरण कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे, इसके साथ अगर जुट जाएगा तो इसका नाम हम कहते हैं कि ऑल है। क्या है? ऑल। OL। CHO अगर जुट जाता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर जुट गया CHO तो इसको हम कहेंगे क्या? अल कहेंगे। क्या कहेंगे? हमेशा इनन का नामों का बाद एक जुड़ल जी। जैसे साधारण नाम लिखते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख रहे थे ना, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड हो जाएगा। बात समझ गए ना? नाम जैसे तुम पहले लिख रहे तो वही लिखोगे, लेकिन अगर ये जुट जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका नंबर लास्ट में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब देखो एक चीज और, लास्ट चीज बता रहे हैं कि अगर ये जुटेगा तब तो आल लगाएंगे। जी सर। जैसे कि इसके साथ अगर OH जुट जाएगा तो ये 2 कार्बन की श्रृंखला है ना जी। ये तो ठीक है। अगर ये न जुट के CHO या COOH जुट जाए तो हम कहेंगे कि एक कार्बन की श्रृंखला और क्या हो गई? बढ़ गई। जहां तुम्हारा एथ था अब क्या कहलाएगा? प्रो। बात समझ में आया? तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? एन। बोलो सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोपेन। अब क्या जुटा था? COOH, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओइक एसिड। ये तुम्हारा हो गया IPC नाम। बता देते हैं वो। अब रुक जा, अबे तो यहाँ चलत है, क्या घबरा रहे हो? हमको तुमको देखना ही नहीं है, तुम अपना ढूंढो क्या गलत है क्या सही है, हमको अपना करने दो बेटा। देखो अब एक चीज बेटा, जब इंग्लिश में लिखोगे ना, जैसे हिंदी में अब लिखा जाएगा इसको, तो क्या लिखोगे? प्रोपेन। प्रोपेन लिखे ना, ओइक, आइक लिखा जाता है, इसको आ नहीं लिखा, आइक एसिड। आई अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना? इसका नाम हो गया। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल बोलो या तो एसिड बोलो। क्लियर होगी बात? अब देखो तुम्हारे क्वेश्चनवा में क्या लिखा है? CH3COO, यही है ना? इसी का IPC नाम लिखना ना। तो एक बात बताओ कि CH3 के साथ क्या जुटा हुआ है? COH। एक कार्बन के साथ पहले मेथ था, पहले मेथ था। ये ऐसे टांग फैला के बैठा ना, सुनो देखो ध्यान। इस साहब ना
ऐसे बैठे थे हाइड्रोजन को 4 नोट्स लेके बैठे थे, तो नोट सवा का हटा के एगो किताब झुला दे मशीन के बगलिया में। जब किताब में झुलाए तो कई सारे नोट्स इसको मिल गया ना, तो ये अपने आप के श्रृंखला को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब कि इस किताब एक बैग थमा के, मतलब किसी स्टूडेंट का ही थमा रहा है ना, तो कहेगा कि आओ, तब मान लेता है कि हाँ हम अकेले नहीं, हम कितने हो गए, 2 किले। अगर सी से जुड़ा कोई होगा तब बाइनोमियल हो जाता है। तो कहता है कि इसका नाम देखो, एक कार्बन था तो मैं 2 हो गया, तो कितना लिखेंगे, एथ लिखोगे, बोलो सिंगल बॉन्ड है ना दोनों में, तो क्या लिखोगे, एन। एथेन, इसका नाम क्या था, ओइक एसिड। अब देखो, जब तुमको हम लिखवा रहे हैं ये चीज, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कोई वावेल दो, जैसे इसका नाम अलग से था, फंक्शनल ग्रुप का है, इसका ऑलरेडी एक अलग नाम था, तो इसका नाम था एथेन। ध्यान से देखो बेटा, वही जो भैया बोल रहे थे आपके पिछवा में, टोके ना ट्विन से बोलना, यहाँ पे क्या हो गया, एथेन, इसका नाम क्या था, ओइक एसिड। तो याद रखना, जब दोनों को जोड़ रहे हो ना सामने, तो इसका भी वावेल है, इसका भी वावेल ही है, तो आप एक काम करिएगा, इसके वावेल को यहाँ से हटा, क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। अब पढ़ेंगे वही बतिया, एथेनोइक एसिड। इंग्लिश में लिखेंगे तब, हिंदी में लिखेंगे तो कुछ लिखने की कोई हटाने उठाने की जरूरत नहीं है। ये मत करना कि लास्ट में नोए के हटा देना, सर जो लास्ट वाली है उसी को हटाएंगे ना। एथेनोइक, एथेनाइक हो जाएगा ना, एथेनाइक एसिड या अम्ल, इसका आईपीसी नेम है, जो आपका दूसरा वाला है। कर लिए, कोई दिक्कत, इतना जानते हो ना, तो जिस दिन तुम्हारी 9th का बेस्ट लेंगे 10th का मजा आ जाएगा पढ़ने में। बेटा बाकी कल थैंक यू सर। ओके, अब देखो, हेलो एक मिनट, ये जो आपने पूरा पढ़ा ना, ये तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बैठे बैठे। चैप्टर हो गया, ये तुम्हारा चैप्टर था एक तो पूरा खत्म हो गया चैप्टर में। ओके,